अफजल हक साहब से कि वो अपने तजुर्बात से हम सबको सरफराज फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा व सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। मुअज़्ज़िज़ सामीन और हमारे बुज़ुर्ग इकरामुल जब्बार साहब, आप लोगों ने उनको सुना, और उनके बाद मोहम्मद वज़ीर अंसारी साहब, आप लोगों ने उनको भी सुना, और हमारे साथी जावेद साहब, शमीम साहब, सारी बातें आप लोगों ने सुनी और अलग अलग ज़ाविये से आप लोगों ने सुनी बातें। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें आप लोगों ने सुनी और बहुत वक्त लगाया। तो मैं अपनी बात जो शुरू करूँगा कि काल अल्लाह लैसल इंसान इल्ला मासा, यकीन इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और हमारे सारे मुकर्रिरीन ने आपकी जो तवज्जुहात हैं उनको उसी तरह मबजूल कराया। अगर आप इकबाल से पूछिए तो वो भी यही कहेंगे आपको कि थे तो आबाओ तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तो काम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ये तहैया करके आए हैं कि हमें इस फील्ड में काम करना है, तो उन तमाम बातों को अपने अपने जहन में अक्स रखिए। और मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। मेरा पॉइंट जो है, चूँकि आपका बिल्कुल अब आखिर वक्त है, मेरा पॉइंट है कि वक्फ फैक्ट में मैनेजरियल फ़ीचर्स क्या हैं। मैं आपके सामने वो रिपीट करता हूँ। की फ़ीचर्स ऑफ वक्फ फैक्ट, यानी वक्फ फैक्ट के जो बुनियादी नुक्ते हैं, और उसमें एम्फेसिस ऑन वक्फ मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुतवल्ली। ये जो आपका ये प्रोग्राम है, ये जो मकसद है, ये असल में इसी के इर्द गिर्द घूमता है। वक्फ फैक्ट के की फ़ीचर्स में शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब वज़ीर साहब आप लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बात करी थी, इकरामुल जब्बार साहब ने भी बात करी थी। वक्फ के फ़ीचर्स में थोड़ा तनकीदी पहलू भी था उनका, लेकिन मैं तनकीदी पहलू का जवाब नहीं दूंगा, मैं इग्नोर करूंगा, वो हमारे सीनियर हैं। देखिए, एक जो सबसे अहम चीज़ होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो होता है लेजिस्लेटिव मेज़र्स। तो लेजिस्लेटिव मेज़र अपनी जगह पर है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव मेज़र्स। आप दोनों हजरात बहुत बहुत सीनियर पोजीशन पर रहे हैं। वज़ीर साहब मेरे ख़्याल में 1984 बैच के IPS ऑफ़िसर हैं, आप वो भी जो है कैडर सर्विस के ऑफ़िसर हैं। तो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं। इन्होंने पुलिस का तजुर्बा भी बताया कि पुलिस भी एक्शन में तब आएगी जब आप लोग खुद कोशिश करेंगे। तो वक्फ के फ़ीचर्स में जो आम लोगों का रोल है, उसको वक्फ बोर्ड को सोच के या किसी और अदारे को सोच के नहीं छोड़ना है, आपको अपने रोल करने हैं। किसी भी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखें, ध्यान से सोचें, तो हमारे यहाँ किसी ज़माने में अंग्रेज़ों में लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग्स जैसे लोग होते थे। उन्होंने यहाँ लैंड रिफॉर्म्स लाया। तो उस लैंड रिफॉर्म में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ सेल के पास, आप लोग जानते होंगे। उसी तरह एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो तहसीलदार और कलेक्टर्स के यहाँ मेंटेन किया जाता है, जो लैंड रिफॉर्म्स लॉज होते हैं उसके तहत। और खुशकिस्मती से कहें या इत्तेफाक से कहें, आपके वक्फ इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्पेशल एक्ट होता है वक्फ एक्ट, उसमें भी रजिस्ट्रेशंस होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी जायदाद है, खुसूसी तो जो परेशानियां होती हैं वो वक्फ एक्ट में, जो मसाजिद हैं या आपकी कब्रिस्तान है या दरगाहें हैं, खानकाएँ, ईदगाहें वग़ैरह है, उनके मसाइल ही खड़े होते हैं। तो जो इलाक़े के लोग होते हैं, इलाका जहाँ के भी आप दही इलाके के हैं, शहरी इलाके के हैं, आपको चाहिए कि अगर आप सोचते हैं कि अगर इसका नज़्म व इंसराम सही हो या इसके रिकॉर्ड सही हो या इससे कोई दुश्वारी ऐसी ना हो जो कल को मुझे कोई शिकायत हो, तो आपको बग़ैर किसी तफरीक के इस पे काम करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में काम करती हैं, आप उनके दफातर में जाएँ। अब के ज़माने में इनको इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर दिया गया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से कर सकते हैं। और
उस प्रोसेस में कोई दुश्वारी आती है या किसी तरह के आपको कॉन्शियसनेस या मज़ीद अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो आपको वक्फ वेलफेयर फोरम है आपके यहाँ, बड़ी अच्छी बात है खुशकिस्मती से, तो आप उससे ताउन ले सकते हैं, उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। दूसरी बात, जो वक्फ एक्ट में अगर आप स्पेसिफिक वक्फ एक्ट में बात करें तो आपको यहाँ से एक स्पीकर ने ये बताया कि जो यूपी का रेंट एक्ट है, उसी तरह से तकरीबन 15-16 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ रेंट एक्ट से वक्फ प्रॉपर्टी को एग्जिम्पशंस है। यानी रेंट लॉज में जो पावर्स होते हैं, कलेक्टर्स को कहीं होता है, कहीं रेंट कंट्रोलर्स होते हैं, तो उनके अब वो पावर इख्तियार नहीं है कि वो किराएदार को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। तो आप समझें, और जब आपको किराएदारी में कोई इस तरह से इविक्शन खाली कराने की कोई नौबत आती है या किराया बढ़ाने की नौबत आती है, तो आपके जो वकला हजरात होते हैं उससे डिस्कस करें कि भाई वक्फ इंस्टीट्यूशंस है जो, तो इसमें वक्फ एक्ट का इल्हाक होता है, रेंट एक्ट का इल्हाक नहीं होता है। दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन को सेक्शन 36-37 वक्फ एक्ट का डील करता है, सेक्शन 40-41 डील करता है। 36-37 के प्रोसेस में कई बार एक तसाहुली का मामला उभर के आता है, जब वक्फ बोर्ड्स की जानिब से ये कहा जाता है कि ये लिमिटेशन बार्ड है, 1 साल के अंदर में वक्फ को रजिस्टर नहीं कराया गया। तो ये बेहतरीन तजुर्बा आप हमारे पास शमीम साहब हैं, वो आपको शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड को रजिस्टर करने के लिए जो 36 का प्रोविज़न है या 37 का, वो एक प्रेशर बिल्डअप प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 40 एक ऐसा प्रोसेस है जो आप सबको जानना चाहिए। वो ये कहता है कि कभी भी वक्फ को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराया जा सकता है। वक्फ इंस्टीट्यूशन को, वक्फ बोर्ड को इख्तियार है कि वो उसको इंस्पेक्ट करे और उसको रजिस्टर करे। लेकिन उस प्रोसीडिंग्स या उस प्रोसीजर में जाने के लिए हमें, आप लोगों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, बहुत ज़रूरी है कि वो इसमें शामिल हों और वो इसको समझें। फिर मैं यही कहूँगा कि फिर आपको जो है स्टेट मशीनरी में अल्लाह के फजल से जो वक्फ इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, वो बहुत अच्छे फ़ाल किरदार के लोग होते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करे, और अगर वो अच्छे से कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करनी चाहिए, इजमाली सतह पर कोशिश करें। इजमाली सतह पे कोशिश करने के लिए आपको फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पहले तो नहीं, 15-20 साल से ज़्यादा की मुद्दत नहीं हुई जब आर्टिकल 19 को अमेंड करके गवर्नमेंट ने आपको सोसाइटी फॉर्मेशन को भी फंडामेंटल राइट बना दिया है। तो आप एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ जैसे इन्होंने वक्फ वेलफेयर फोरम बनाया हुआ है, बना के उस फोरम से भी काम कर सकते हैं, अवेयरनेस का भी, रजिस्ट्रेशन का भी। रजिस्ट्रेशन का इसलिए कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आपके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसे कचहरी वाली मस्जिद कहते हैं, उसको यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमोलिश किया था जुमा के दिन बाहर क्राउड होने के ग्राउंड्स पे, कि पब्लिक जो एक्शंस है, गवर्नमेंट एक्शन, स्टेट एक्शन में कुछ इससे डिस्टर्बेंस हुआ था, और वो इशू जो है हाई कोर्ट में गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ कोर्ट ने कि आपकी ये मस्जिद थी यहाँ पे इबादत गाह, तो उसके लिए रिकॉर्ड्स की ज़रूरत थी, ये रिकॉर्ड लाए, और उसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब कोई पुरानी मस्जिद ऑलरेडी रजिस्टर हो तो दोबारा उसको गलती से रजिस्टर मत करा दीजिएगा, वरना 2 रजिस्ट्रेशन से नुकसान पहुंचने वाला है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन से बात थी, दूसरी बात आ गई, रजिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। दूसरी बात हो गई इंक्रोचमेंट या एलिनेशंस, जिसको वज़ीर साहब ने भी टच किया था। इंक्रोचमेंट या एलिनेशन आप समझिए कि जब कोई वक्फ इंस्टीट्यूशन या कोई भी प्रॉपर्टी जिस पे कोई आदमी काबिज़ हो और उस कब्ज़े की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाए, यानी आपने उसे कहा कि भाई अब आप इसे खाली कर दें, इसकी हमें कोई और ज़रूरत है, और आपने जैसे नोटिस सर्व किया और वो खाली नहीं करता, नाउ ही इज़ वो कहलाएगा गैर कानूनी कब्ज़े वाला, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स या
अगर उसने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कब्ज़ा कर लिया है तो वो इनक्रोचर कहलाएगा। ये बहुत लीगल डेफिनेशन वाइज जो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन अगर वक्फ एक्ट के तहत जाएंगे तो सेक्शन 2E या 3E है, वो दोनों इसमें कवर्ड होते हैं। तो आप अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को डील करते हुए भी हमारे पास 2-3 वेज ऑप्शन है। एक है 52A में कि आप इसको FIR में ले जा सकते हैं बोर्ड के थ्रू। एक है 51-52 में कि बोर्ड के थ्रू आप उससे एलिनेशन मान के खाली करा सकते हैं कलेक्टर के थ्रू। और एक है 54 में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इनक्रोचर्स के डिफिनीशन में पावर होता है इनक्रोचमेंट खाली कराने का थ्रू वक्फ ट्रिब्यूनल्स। तो जो भी हमें एक्सपीडिशियस और केस टू केस देखना होगा कि हमें कौन सा रेमेडी इस्तेमाल करना चाहिए जो हम आसानी से कर लें। इनके अलावा आपको जावेद साहब इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट, जो एक इफ़ेक्टिव एक्ट है किसी पब्लिक प्रीमिसेस को खाली कराने के लिए, उसका इस्तेमाल यूपी में भी हुआ है। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटका, तमिलनाडु और राजस्थान, त्रिपुरा, ये ऐसे स्टेट्स हैं, हरियाणा, जहां पीपी एक्ट पहले से लागू था। अब आपके स्टेट ने यानी उत्तर प्रदेश ने भी वक्फ प्रॉपर्टी को पीपी एक्ट में शामिल कर लिया है। तो उसके ज़रिए जो पीपी एक्ट में पावर्स है गवर्नमेंट के पास, आप उसका भी इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप लोग इस बात से वाकिफ़ है कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स है, उस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ क्या लीगल रेमेडी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड। चौथी और आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा, अगर आप लोगों के पास वक्त हो, तो वो ये है कि डेवलपमेंट का एक छोटा चैनल है। जो जब्बार साहब ने सेक्शन 32 की बात की थी, बिल्कुल सही कहा था, उधर डेवलपमेंट का जिक्र है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि डेवलपमेंट करे, लेकिन बात वहीं फंसती है कि वो क्यों करे जब आप खुद नहीं चाहते, वो क्यों करे, है ना। तो जब आप खुद इनिशिएट करें, वक्फ बोर्ड को कहें कि भाई ये प्रॉपर्टी है, आपको ये इख्तियार है, आप क्यों नहीं कराते। 1, 2 डेवलपमेंट चैनल में जो है अर्बन वक्फ प्रॉपर्टीज़ के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल के थ्रू चलाती है। तो उसमें आप लोग खुद प्रोजेक्ट लेके आए और एडवांस कॉपी सर्व करें, वक्फ बोर्ड को भी दे और वेट करें कि भाई इन्होंने आपका फॉरवर्ड क्यों नहीं किया। नहीं फॉरवर्ड करते हैं, फिर आप स्टेट मशीनरी के पास जहां आपको रेमेडी बनती है कंप्लेन करें कि भाई ये इनकी ड्यूटी बनती है अगर 32 में, तो ये करते क्यों नहीं। दूसरी जो चीज़ है, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में है। वज़ीर अंसारी साहब जब आप दिल्ली में थे, वहाँ के सेक्रेटरी थे, इनके अंडर में कई प्रोग्राम्स थे। आप वहाँ से पैसे लेके गर्ल्स एजुकेशन या गर्ल्स पर्पसेस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं। तो कोशिश करने से ये भी हो सकता है। आपके यहाँ एक यूपी वक्फ विकास निगम करके एक जो कॉरपोरेशन है, कंपनी है, मैं समझता हूँ एक फ़ाल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप लोग उसको भी फ़ाल बना सकते हैं, उससे भी फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मुख्तसर वक्त में, और क्या क्या बताएं हम आपसे। तो ये करें। ड्यूटीज़, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुतवल्ली की बात है। तो राइट एंड ड्यूटीज़ मुतवल्ली तो वो शख्स होता है जिसको मंशाए वक्फ, इंटेंशन और डिज़ायर ऑफ वाकिफ़ के ज़रिए किसी को बनाया जाता है, वो होता है। तो ये इस्लामिक कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप स्टैचूट या वक्फ एक्ट के थ्रू जाएँ तो इसमें मैनेजमेंट कमेटी, स्टेट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। CEO, वक्फ बोर्ड, सब एक तरह से कहीं ना कहीं मैनेजरियल रोल में ही आते हैं। मुतवल्ली एक मालिक नहीं होता है, वो मैनेजर होता है, और ये सब भी मैनेजर होते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मैनेजिंग कमेटी बनाएं ऐसे वक्फ इंस्टीट्यूशन जिसके मैनेजर या मुतवल्ली का आप पता नहीं है, क्योंकि वक्फ तो काफ़ी पुराना हो सकता है वो फैमिली ख़त्म हो गई हो सकता है वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो, स्पेशली ख़ास करके कब्रिस्तान मसाजिद के मामले में। तो मैनेजिंग कमेटी एक अथराइज लीगल कंसेप्ट है, आप उसको ध्यान दें, उस पर काम करें। वक्फ बोर्ड से कमेटियाँ बनवाएँ, वक्फ इंस्टीट्यूशन मसाजिद वगैरह को रजिस्ट्रेशन करवाएँ। डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में एक बात हमारे कई स्पीकर्स ने आप लोगों के सामने रखा, और वह बहुत अच्छी बात थी। अगर आप लोगों के सामने मैं इसमें ये कहूँ, आपको रिकॉल कराता हूँ
कि कुछ लोग ईरान से, फ़ारस जो उस ज़माने में था, वहाँ का बादशाह होता था खुसरू परवेज़। तो उसको जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मिला, आपका मकतूब, तो उसने पढ़ने के बाद उसे फाड़ दिया। उसने कहा ये अरब में कौन सा मेरी हुकूमत में आदमी है जो इतनी बड़ी हिम्मत करे, मेरा नाम से अपना नाम पहले लिख देता है। क्योंकि आपका अंदाज़ था, आप लिखते थे अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह का पैगाम खुसरू परवेज़ के नाम। तो ये बात उसे बड़ी बुरी लगी। तो उसने कहा कि ऐसा करो, जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो उसके जो पहलवान थे वो वेशभूषा बदल के, अपनी सूरत शक्ल बदल के मस्जिद नबवी में पहुंच गए और मस्जिद नबवी में आप तकरीर कर रहे थे। तो आपने तकरीर की पूरी, उसके बाद आपने, कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था कि ये कौन लोग हैं। तो आपने कहा कि तुम लोग फला की जगह के लोग हो, तुम्हारे बादशाह खुसरू परवेज़ को उसके बेटे शेरुया ने कत्ल कर दिया है, इसलिए अब उसका फरमान जो तुम मेरे लिए लेके आए हो नाकिस है। तो उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई हम लोगों ने बहुत राज रखी थी बात, अब राज कैसे इनको पता चल गया। तो यकीनन ये अल्लाह के रसूल है जो इनको पता चल गया। मैं इस वाक़े से, अगर आप इस वाक़े को पढ़ेंगे, आप लोग मौलाना शिबली नोमानी के इलाके के लोग हैं जिन्होंने सीरतुन नबी पे काम किया था, कि वहाँ मस्जिद नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सलात के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस करते थे। बाहर वालों को भी अलाउड था कि वो आए और बैठे और दूसरी चीज़ करें। वो अभी आए थे, अभी वो अब क्या बदमाशी करते या क्या फरमान सुनाते बादशाह का, तो उसे भी एंट्री मिल गई थी, है ना। ये नहीं था कि उसे ये कहा गया था कि भाई तुम अनजान लोग हो, मुसाफिर हो, तुम अभी ईमान नहीं लाए हो, तो तुम्हारी एंट्री मस्जिद में नहीं होगी, क्योंकि मस्जिद जो है सिर्फ़ और सिर्फ नमाज कायम करने की, अक़ीमिस सलात की जगह है, वो अफजल है उसके लिए। लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी कौम के फ़ायदे के लिए है वो हमें करना चाहिए। उस मस्जिद में असहाब सिफ़ा भी रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जिन लोगों ने भी मस्जिद के दूसरे किसी मकासद की तरफ ज़ोर दिया, ख़ास करके जब्बार साहब कह रहे थे कि इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए भी डेवलप करना चाहिए ऊपर, तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। और अंसारी साहब तो तैयार हैं कि वो स्कूल खोलने को। तो इन सब हजरात से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत बहुत दिनों काम किए, पूरी उम्र काम किए, जवान से बूढ़े हुए हैं। तो इनसे आप लोग इस्तिफ़ादा कीजिए, इनसे स्कूल कॉलेज जो भी हो सकता है वो खुलवाइए। इन तमाम बातों के साथ फिर मैं कहूँगा कि बात करने बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अमल बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं इकबाल का एक शेर आपको सुनाता हूँ कि वो क्या गर्दू थे जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, सुरैया से गंवा दी तुमने जो इफलास से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने तुमको दे मारा। वमालिन इल्ला अल बलाग।